बुद्धा क्विज सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मैथ की क्लास में डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस छोटे से चैप्टर से मिनिमम 1 अथवा 2 क्वेश्चन अवश्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट रूप से डेसिमल एंड फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये टॉपिक होगा आज का, एकदम जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। आप बिल्कुल सब्र करेंगे, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो तक के क्वेश्चनों के बारे में हम लोग बिल्कुल कंप्लीट रूप से चर्चा करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम छूटे ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दशमलव भिन्न, जिसे आप कहते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। आप जानते हैं कि अंकगणित संख्याओं पर आधारित विज्ञान है। एक ही संख्या को किन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसी का अध्ययन हम लोग अंकगणित में करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न बदलेंगे और भिन्न वाली संख्याओं को दशमलव में बदलेंगे, लेकिन मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दशमलव और भिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपका जो ये चैप्टर है दशमलव भिन्न है। यदि आपका कोई सीनियर साथी पूछ दे कि आप दशमलव के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप कहेंगे दशमलव वह भिन्न है जिसके हर को 10 के घात के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 0.25। यदि दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलते हैं तो रूल कहता है कि दशमलव वह भिन्न है जिसके हर को हम 10 के घात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 10 के घात पर क्या लिखेंगे, 10 के पावर पर क्या लिखेंगे। आप देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, तो हम 10 के पावर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। और इस प्रकार से आपका दशमलव समाप्त हो गया। जब दशमलव समाप्त हो गया कि संख्या से पहले जीरो का मतलब नहीं होता है। और इसके बारे में आप जानते हैं 25/100 हुआ, तो 25 से आप काटेंगे तो नीचे 4 आएगा, बराबर 1/4। इस प्रकार से आपने देखा कि 0.25 को आपने जब भिन्न में बदला तो इसका मान क्या हुआ, 1/4। जो मान दशमलव में 0.25 का होता है, उसी का मान भिन्न में आप कहते हैं 1/4। लेकिन आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी भी संख्या में बाई 1 छिपा रहता है और दशमलव के आगे जितने अंक होते हैं आप उसके आगे उतने जीरो लगा देते हैं। दशमलव समाप्त हो जाएगा तो क्या बचा, 25 बचा। और अंश और जब एक ही संख्या से करते हैं तो काट देते हैं, तो इसका मान क्या आ गया, 1/4। और जब परिभाषा के रूप में जब बात करनी होगी तो आप इस प्रकार से जाएंगे। लेकिन जब प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना होगा, जैसे आप बचपन से सॉल्व करते आए हैं, आप इसी अनुसार से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न के बारे में आप जान चुके हैं। रेशनल नंबर में उन संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं जिससे आप P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हम उसे कहते हैं रेशनल नंबर, यानी उसे भिन्न कहते हैं। लेकिन यहाँ हम परिभाषा के रूप में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ देखेंगे हम भिन्न को कैसे प्रॉब्लम में यूज करते हैं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सामान्यतया आप भिन्न कहते हैं उसे जिससे आप अंश और हर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अंश और हर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हर का शाब्दिक अर्थ होता है कुल मान। हर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कुल मान या वास्तविक मान। और अंश का मतलब होता है कुल में आपका अंश क्या है, कुल में आपका हिस्सा क्या है। तो आप हर में टोटल वैल्यू को लिखते हैं, कुल मान को लिखते हैं, और अंश में जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है हम लोग उसको लिखते हैं। तो किसी भी चैप्टर के बारे में हम अंश और हर का हम लोग एक कॉन्सेप्ट रखेंगे। तो हर में क्या लिखेंगे, कुल मान, और अंश का क्या लिखेंगे, कुल में आपका अंश क्या है,
कुल में आपका हिस्सा क्या है। तो आपके हिस्से में क्या आता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी जिसके बारे में पूछा जाएगा आप उसको अंश में लिखेंगे और टोटल मान को आप हर में लिखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम और आगे चलते हैं और जब अंश और हर के बारे में जान गए तो आइए थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कोई एक सेव है, इस सेव को खाने वाले 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को इसका एक पार्ट दे दिया जाए तो कहा जाएगा, उसे कहा जाए आपने इस सेव का कितना भाग पाया। तो देख रहे हैं इस सेव में कुल कितने भाग किए गए हैं, 5। तो हर में क्या लिखते हैं, कुल मान लिखते हैं, और उसका कुल 5 भाग में उस व्यक्ति का अंश कितना है, 1 है। तो व्यक्ति कहेगा हमें इसका 1/5 भाग मिला। अगर किसी व्यक्ति को अगर हम 2 भाग दे देते हैं तो व्यक्ति कहेगा हमको 2/5 भाग मिला। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कहता है कि फला बिजनेस में मेरा 3/5 भाग है। इसका अर्थ यह हुआ कि उस बिजनेस में कुल 5 यूनिट पूंजी लगी है तो उस व्यक्ति ने 3 यूनिट पूंजी लगाई है। इस प्रकार से आपने भिन्न के बारे में क्या देखा कि हर में टोटल मान हम लिखते हैं, हर में क्या लिखते हैं, टोटल मान लिखते हैं, और अंश में जिसके बारे में पूछा जाता है हम उसको लिखते हैं। इस प्रकार से आपने भिन्न के बारे में जाना। जब भिन्न के बारे में जान लिए तो अब आपसे कहा जाएगा कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आइए जाना जाए कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, ये हम कैसे जाने। जैसे आपसे प्रश्न कहेगा निम्न में कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, ए, बी, सी, डी। तो ए में आपका मान लीजिए 4/7 है, बी में 8/15 है, सी में 7/11 है, और डी में 6/13 है। तो आपसे कहा गया इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हम छोटी भिन्न बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम तुलना द्वारा ज्ञात करेंगे कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तुलना कैसे करेंगे, हम इस भिन्न की तुलना हम इस भिन्न से करेंगे, हम इसके हर से इसके अंश में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके हर से इसके अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका अंश छोटा होगा छोटा है, जिसका अंश बड़ा है बड़ा है। तो छोटा ज्ञात करने के लिए हम बड़े को छोड़ देंगे। तो आइए देखा जाए 7/56, 15 चौको 60। तो आपने देखा 60 से छोटा 56 होता है, अतः हम बड़े को छोड़ देंगे, छोटे को लेके आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं 15 7 105, 11/88। तो यहाँ पर देख रहे हैं 105 से छोटा 88 है। इस प्रकार से हम बड़े को छोड़ देंगे, छोटे को लेके आगे बढ़ेंगे। पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, इसके हर से गुणा इसके अंश में करेंगे और इसके हर का गुणा इसके अंश में करेंगे। जिसका अंश छोटा होगा वो अंश वो भिन्न छोटी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 15 छक्के 90 और 13/104। तो देख रहे हैं कि 104 से छोटा क्या होता है, 90। इस प्रकार से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 6/11। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें से एक तरीका ये भी था जो आपने देखा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने छोटी भिन्न को जान लिया। दूसरा प्रोसेस भी क्या है, भिन्न दिया गया 4/7, 8/15, 7/11 और 6/13। तो सभी भिन्नों के अंश में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 लग जाएगा, क्योंकि अनुपातिक रूप से चेंजिंग उसी प्रकार से सभी संख्याएं में हो रही है। तो आइए हम हर से डिवाइड करेंगे। जब हर से डिवाइड करेंगे तो केवल हम पूर्णांक को लिखेंगे, दशमलव को नहीं लिखेंगे। जैसे 7/35, 7×42 ज़्यादा हो गया तो हम छोटे वाले पर जाएंगे, 7×35 5 बार गया। यहाँ पर देख रहे हैं 15×5 75, यहाँ देख रहे हैं 11×6 66, यहाँ पर देख रहे हैं 13×4 52। इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो इन चारों भिन्नों में सबसे छोटा क्या है,
4 आया है। इस प्रकार से जो 6/13 था वो भिन्न क्या है, सबसे छोटी है। ये भी एक सरल तरीका है छोटी भिन्न जानने के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपसे बड़ी भिन्न भी पूछा जा सकता है, यानी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है। निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है। तो आपके पास यहां भी 4 ऑप्शन रहेंगे, ए, बी, सी, डी। यहां पर मान लिया जाए 3/4 है, यहां पर 5/8 है, यहां पर 7/11 है, और यहां पर 2/3 है। इस प्रकार से आपके सामने 4 भिन्न दिए गए हैं। तो आपको पता करना है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो हमने पहले देखा था, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बड़ी और छोटी भिन्न जान सकते हैं। जब छोटा ज्ञात करना था आपने बड़े को छोड़ दिया, अब बड़ा ज्ञात करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग छोटे को छोड़ देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे और इसका गुणा यहाँ कर देंगे। अब गुणा करने के बाद जिसका अंश छोटा होगा छोटा है, जिसका अंश बड़ा होगा बड़ा है। तो आप देख रहे हैं 4 × 5 = 20 और 8 × 3 = 24। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 20 आया, यहाँ पर 8 × 3 = 24 आया। तो आप देख रहे हैं 20 से बड़ा 24 है, अतः हम छोटे को छोड़ देंगे, बड़े को लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 × 7 = 28 और 11 × 33। तो आपने देखा 4 × 7 = 28 और 11 × 33। इस प्रकार से आपने देखा 28 से बड़ा क्या है, 33 है। पुनः हम छोटे को छोड़ देंगे, बड़े को लेके आगे बढ़ेंगे। अब पुनः हम 3/4 की तुलना हम 2/3 से करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 9। तो 8 से बड़ा क्या है, 9 है। इस प्रकार से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/4 है। 3/4 है। दूसरा प्रोसेस आपने देखा था कि 3/4, 5/8, 7/11 और 2/3। अब क्या करेंगे, सभी के अंश में आप 10 से मल्टीप्लाई करके भी आप बड़ी भिन्न छोटी भिन्न जा सकते हैं। तो आइए हम सभी के अंश में 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और हर से डिवाइड करेंगे। तो हम केवल पूर्णांक को लिखेंगे, भिन्न को नहीं लिखेंगे। जैसे आज 4 × 7 = 28, 4/8 = 32 ज़्यादा हो गया, हम 7 पर रुक जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 8 × 6 = 48, यहाँ पर देख रहे हैं 11 × 6 = 66, यहाँ पर देख रहे हैं 3 × 6 = 18। इस प्रकार से इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ा क्या है, 7 है। इस प्रकार से 3/4 क्या हुआ, सबसे बड़ी भिन्न हो गया। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आपने छोटी और बड़ी भिन्न जान लिया है, तो आपको देखना होगा कि इन भिन्नों को कैसे हम आरोही अथवा अवरोही क्रम में ले सकते हैं। तो आप आरोही अथवा अवरोही आता है, जैसे कोई भिन्न है को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब क्या होता है, एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर यानी हम लोग इसको कहते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटी भिन्न को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी सबसे बड़ी, और छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना क्या कहलाएगा, आरोही क्रम। दूसरा क्या है, आरोही क्रम, जिसे आप कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी इसको कहते हैं हम लोग घटते क्रम में। तो घटते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बड़ी भिन्न लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी सबसे छोटी, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना क्या कहलाएगा, आरोही क्रम। तो पहले हम लोगों ने आरोही और अवरोही क्रम का शाब्दिक अर्थ जाना। तो आइए हम लोग प्रॉब्लम में जाने से पहले हम पहचान कर लें
कौन से भिन्न आरोही क्रम में है और कौन से भिन्न आरोही क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्न में कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सॉरी एसेंडिंग ऑर्डर में है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि कौन से भिन्न एसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी आरोही क्रम में है। तो मान लीजिए कुछ भिन्न दिए जा रहे हैं, 3/5, 4/7, 8/15, 6/11। नेक्स्ट भिन्न आपका है 8/15, 6/11, 3/5, 4/7। नेक्स्ट है 6/11, 8/15, 4/7, 3/5। नेक्स्ट आपका होगा 8/15, 6/11, 3/5 और 4/7। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सी भिन्न असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी आरोही क्रम में है, यानी जिसे कहते हैं बढ़ते क्रम में। तो वही बात हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद देखेंगे कौन सी भिन्न लगातार बढ़ते क्रम में है। तो आइए देखते हैं, ये 5 चौके 20, 7 त्रिके 21। तो यहाँ पर देख रहे हैं 21 आया, यहाँ पर देख रहे हैं 20 आया। ये बढ़ता हुआ क्रम नहीं हुआ, ये घटता क्रम हुआ। ये पहले स्टेप में क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 15 छक्के 90, 11/88। तो 88 से बड़ा 90 होता है। ये आपका बिल्कुल सही हुआ। अब अगले स्टेप में चलते हैं, और इसी प्रकार से अगर बढ़ता हुआ क्रम रहेगा तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते 11 33 और 5 छक्के 30। तो 30 से बड़ा 33 हुआ। तो इससे बड़ा ये हुआ और इससे बड़ा ये हुआ और इससे बड़ा ये भी हो जाए तो आपका आंसर हो जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 चौको 20 और 7 त्रिके 21। तो 21 से छोटा 20 हो गया, लास्ट में जाके ड्रॉप हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 11/88 और 15 छक्के 90। तो 90 से छोटा 88 हो गया, ये पहले स्टेप में भी ड्रॉप हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 15 छक्के 90, 11/88। 88 से बड़ा 90 होता है। इस प्रकार से 8/15 से बड़ी भिन्न 6/11 हुई। अब उसको बड़े को लेकर आगे बढ़ेंगे, 11 33, 5 छक्के 30। तो यहाँ भी 30 से बड़ा 33 हुआ, यानी इससे बड़ा ये हुआ और इससे बड़ा ये हुआ, इससे बड़ा ये भी हो जाए तो आपका आंसर हो जाए। तो 5 चौके 20, 7 त्रिके 21। तो ये देखा जा रहा है कि बी और डी जो भिन्न है बिल्कुल एक ही जैसा हो गया है। तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। यानी आप इसको यहाँ पर 4/7 और यहाँ पर 3/5 लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 15 छक्के 90, 11/88, 15 छक्के 90, 88 से बड़ा 90 हुआ, 11 चौको 44 और 7 छक्के 42, 42 से बड़ा 44 हुआ। और यहाँ पर 7 त्रिके 21, 5 चौके 20, 20 से बड़ा 21 हुआ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। इस प्रकार से आपने देखा ये जो भिन्न है लगातार बढ़ते क्रम में है, हम इसे कहते हैं आरोही क्रम। तो आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि 8/15 छोटा है किससे, 6/11 से, और 6/11 छोटा है 4/7 से, और 4/7 छोटा है 3/5 से। इस प्रकार से आपने देखा ये किस प्रोसेस में है, एसेंडिंग
ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी। जब हम लोग पहचान करना जान गए तो आगे चल के हम आपको क्वेश्चन के इस पर डिस्कशन करेंगे कि आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में किस प्रकार से हम लोग संख्याओं को लिखेंगे और उसका उत्तर देंगे। तो पहले हम लोग इसको थ्योरी के बारे में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इस प्रकार से हम लोगों ने बेसिक जानकारियां जान लिया कि दशमलव क्या होता है, भिन्न क्या है, भिन्नों में छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, और ये भी पहचान करना हम लोग जान लिया कि आरोही क्रम में कौन सी भिन्न दी गई हैं, उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब इतनी बातें जान लेने के बाद अब आपका एक चैप्टर स्टार्ट हुआ। अब हम लोग पुनः पढ़ेंगे भिन्न, पुनः पढ़ेंगे भिन्न। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है 2/3, कोई भिन्न है 2/3। अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे यानी इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो इसका मान आएगा 0.6666, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। आप जानते हैं कि दशमलव के बाद यदि कोई एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो तो हम उस डिजिट को लिखेंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। इन दशमलव के बाद किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका अर्थ होगा वो संख्या बार बार रिपीट होते हुए कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा 0.6 पर बार को 0.6 पर बार को साधारण भिन्न में व्यक्त करें, साधारण भिन्न में व्यक्त करें। तो आप देखेंगे दशमलव के बाद कितने संख्याओं पर बार है, तो आपने देखा दशमलव के बाद एक संख्या बार है तो आप हर में 1 9 लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर बार रहेगा तो आप हर में 2 9 लिखेंगे, दशमलव बार आपका समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार देखा आपने कि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार है तो हर में आपने 1 9 लिखा। आपने ये देखा कि दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार होगा हर में उतने 9 लिखा जाएगा, यानी बार 9 देता है। जितनी संख्याओं बार रहेगा उतने हर में 9 लिखेंगे। तो एक ही बार एक ही 9 लिखा गया, दशमलव बार समाप्त हो गया, क्या बचा, 6 बचा। इस प्रकार से 0.6 पर बार को अगर भिन्न में चेंज करते हैं तो इसका मान हो गया 6/9। और एक ही संख्या से अंश हर करते हैं तो काट देंगे, इस प्रकार से इसका मान क्या आ गया, 2/3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2/3 से 0.6 पर बार पर गए और यहाँ पर 0.6 के बार से पुनः 2/3 पर आ गए। इस प्रकार से आपने भिन्न वाली संख्याओं को दशमलव में चेंज किया और दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में कन्वर्ट किया तो मान में कोई अंतर नहीं हो रहा है। आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मान लीजिए कोई भिन्न है अथवा दशमलव वाली संख्या है 0.23 पर बार को सरल करने की बात किया जाए या 0.23 पर बार को P/Q के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त करने की बात किया जाए, व्यक्त करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.23 पर बार है, 0.23 पर बार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दशमलव के बाद कितने संख्याओं पर बार है, तो आपने देखा दशमलव के बाद 2 संख्याओं पर बार है तो हर में कितने 9 लिखे जाएंगे, 2 9 लिखे जाएंगे। इस प्रकार से दशमलव और बार जब समाप्त हुआ तो आपका मान क्या आया, 2/23। अब आपने देखा 23 क्या हुआ, 99। यदि एक ही संख्या से आंसर करते हैं तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो आपका आंसर हो गया 23/99। यानी आप 23 को 99 से भाग देंगे तो बार बार दशमलव के बाद 23 बार बार रिपीट होता जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। आते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर देखा जाए दशमलव के बाद कुछ संख्या पर बार हो और कुछ पर बार न हो, जैसे आपसे कहा जाए 0.54 पर बार हो, कहा जाए को P/Q के
रूप में व्यक्त करें। पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। अभी कहा गया दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार रहेगा हर में उतने 9 मिलेंगे। तो यहां पर देखें ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार न हो, कुछ पर बार हो, कुछ पर बार न हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं दशमलव के बाद एक ही संख्या पर बार है, तो आप हर में आप एक ही 9 लगाएंगे। और आप जानते हैं दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं, हम नीचे दी गई संख्या के आगे हम उतने 0 लगा देते हैं। तो दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो हम 9 के आगे उतने 0 लगा देंगे। तो आपका दशमलव और बार क्या हुआ, समाप्त हो गया। अभी काम समाप्त तो नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, जिस संख्या पर बार नहीं है हम उसे क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। अब आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम पूर्णतः सॉल्व हो गया। और 54 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा 49, और 49 बाई क्या हो गया 90। ये आपका आंसर हो गया। यदि आंसर किस संख्या से कटते तो हम काट देते, नहीं कट रहा तो आपका आंसर हो गया। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 10.573 तो 73 पर बार हो को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने की बात की जाए। तो आइए हम लोग ऐसी संख्याओं को हम लोग भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको जो प्रॉब्लम है दशमलव के बाद है, दशमलव से पहले नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या को अलग कर देंगे और दशमलव वाली संख्या को अलग कर देंगे। तो आइए हम लोग अलग करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.573 और 73 पर बार। तो जो यहाँ आपका प्रॉब्लम है हम वहीं पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉब्लम आपका दशमलव के पार है यानी दशमलव के बाद है। तो हम पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है, तो आपने देखा दशमलव के बाद 2 संख्या पर बार लगा हुआ है। तो आप हर में आपने 2 लाइन लगाया। अब आप देख रहे हैं दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो हम 9 के आगे उतने 0 लगा देंगे। दशमलव बार आपका समाप्त हुआ, क्या आया 573। अब आपको ये बताया गया था अब जिस पर बार नहीं है उससे हम अंश में माइनस कर देते हैं। तो 5 पर बार नहीं है तो अंश में क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो 10 प्लस आप माइनस कर देंगे तो 5 6 8 यानी 13 में से 5 जाए 8 या 6 बचा 5 हुआ अब बटे 990। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंश और 2 से कट रहे हैं तो हम लोग काट देंगे। तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, नीचे क्या है 2 चौको 8, 2 नौ 18, 2 पचे 10। इस प्रकार से आपने देखा 10 प्लस 284 अपान 495। अब इसका आंसर को आपको देना पड़ेगा। आंसर कैसे देंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा। लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों को देखा जाता है ये मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइड करते हैं, जबकि आपको ऐसा करना नहीं है। आप क्या करेंगे, प्लस को हटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो गया 10 होल 284 अपान 495। ये आपका आंसर हो गया 10 सही 284 बटे 495। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि हम प्लस को कैसे हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है अथवा कोई प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया तो आपने पाया 53 प्लस 55 अपान 63। कोई प्रॉब्लम था आपने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये पाया, अब आपको इसका आंसर देना है। तो 90% विद्यार्थी क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं,
ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब आंसर लाते हैं। एंड जितना टाइम यहाँ तक आने में नहीं लगा उससे अधिक टाइम अब लगा रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको प्लस को हटा देना है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी 53 धन 55/63 है, तो आपका आंसर हो गया 53 सही 55/63, यानी आपका आंसर हो गया 53 होल 55/63। यानी आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, लास्ट में आपका यही आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 धन 7/12 है, 7/12 है, तो 12 पचे 60 और 7 67, यानी 67/12। अब इसके बाद आप आंसर लिखते हैं, आप कहते हैं 67 को 12 से डिवाइड करना है, तो 12 पचे 60, शेष का आया 7। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखते हैं 5 होल 7/12। तो आपने इतना मेहनत करके ये लिख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं करना था, आपको सिर्फ प्लस को हटा देना था, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप देखते हैं फिजिकल के तौर पर कोई एक पहलवान है, 5 किलो अथवा 5 लीटर दूध पीकर मतलब अखाड़े में नहीं कूद जाता है, रेसलिंग नहीं करने लगता है, उसके पहले वो 10 किलोमीटर दौड़ता है, बॉडी की स्ट्रेचिंग करता है, तब इसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत हो पाती हैं वो रेसलिंग कर सके। तो प्रॉब्लम जाने से पहले आपको इन छोटी छोटी बातों आपको जानना पड़ेगा, जिससे आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो आइए अब हम लोग इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग प्रॉब्लम पर चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने दशमलव भिन्न के बेसिक जानकारियां हम लोगों ने ली। अब हम आते देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित अब किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम जीरो से लेकर हीरो बनाने का आपको प्रयास करेंगे और थोड़ा सा सब्र करेंगे तो आपके अच्छे से क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये देखें, जो एक क्वेश्चन है 0.13 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 13 है, तो आपको पी का मान बताना है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके 2015 में लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 0.13 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 13 है। तो आप जानते हैं जब कोई संख्या लेफ्ट से राइट अथवा राइट से लेफ्ट आती है तो उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी जब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से जब भागा का चिन्ह रहेगा एंड डिवाइडेशन का चिन्ह रहेगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा तो डिवाइडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ आपने देखा 0.13, तो भागा को हम लोग दाएं ले आ रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 13 इंटू पी स्क्वायर। जो भागा पी स्क्वायर है बाएं से दाएं जा रहा है तो गुणे पी स्क्वायर हो गया, यानी भागा क्या हो गया, कन्वर्ट होके मल्टीप्लाई में चला गया। अब हम क्या करेंगे, 13 से इसको हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0.01। तो आपने देखा पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 0.01, लेकिन आपको तो पी का मान बताना है, अतः दोनों पक्षों का हम लोग वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपका पी का मान क्या आ जाएगा 0.1, आपका आंसर हो जाएगा। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 0.0001 प्लस 1। तो आपको आप देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रोसेस पर जा रहा है, यानी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप यहाँ पर लागू कर सकते हैं। यानी पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इन दोनों पदों को जोड़ लेंगे और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी कर देंगे, एंड 0.1 माइनस 0.01 और अपॉन 0.001
और +1। अब क्या करें, इसको जोड़ लेंगे और इसको हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद दो संख्या जीरो लगाकर बना देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा और जोड़ने और घटाने में हमको कोई समस्या नहीं होगी। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 0.11 हो गया और दो कोष्ठकों के बीच में कोई चिन्ह न हो तो मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा हुआ है। अब यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, 10 में 7 जा 9, 0 बचेगा, यहाँ पर 1 अपान 0.001 प्लस 1। और जानते हैं कि जब अंश हर में जब बराबर स्थान पर दशमलव होते हैं तो अंश हर में से दशमलव कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं दाएं से 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद दाएं से 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा और नीचे भी 4 अंक बाद दशमलव है, तो अंश हर में से दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या है आपके सामने 11 × 9/1 नहीं दिखाया जाता है, +1, इस प्रकार से 11 × 9 99 और 1 100, तो आपका आंसर क्या हो गया 100, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं 0.1 0.1 0.1 ये 3 टाइम्स है, तो हम 0.1 का होल क्यूब कर देंगे, यहां पर 0.02 का होल क्यूब कर देंगे, ये भी 3 टाइम्स है, अपान ये भी 3 टाइम्स है, 0.01 का होल क्यूब प्लस 0.002 का होल क्यूब। देख रहे हैं अंश हर में संख्याएं सेम है लेकिन दशमलव का अंतर चल रहा है। यदि हम नीचे वाली संख्या को ऊपर जैसा बना लें तो आंसर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आप जानते हैं अगर इस 10 बटे हम 10 कर दें तो ये दशमलव क्या होगा, कैंसिल होकर यहाँ पर चला जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम /10 लगा दें, एक कैंसिल होकर ये भी एक के साथ शिफ्ट हो जाएगा। अब साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ भी /10 है, यहाँ भी /10 है। अगर /10 को हम बाहर ले आते हैं तो 10 पावर 3 के रूप में बाहर आएगा। यानी इस प्रकार से आप देख रहे हैं 1/10 पावर 3 ये हो गया और आपका ये आपका 10 समाप्त हो गया। तो आंसर सेम हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया और ये 10 पावर 3 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 10 पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि आपको एक हेल्पलाइन दी गई है जिसकी मदद से आपको आंसर ज्ञात करना है। यानी एक जगह हेल्पलाइन है, इसकी मदद से अगली लिखी गई संख्या का मान आपको बताना है। यानी आप देख रहे हैं 1/0.003718 का मान आपको बताना है। देख रहे हैं दी गई जो संख्या है बिल्कुल ये सेम है लेकिन दशमलव का अंतर जा रहा है। तो आप देख रहे हैं अगर इस दशमलव को हम 4 स्थान और शिफ्ट कर दें तो ऊपर जैसा हो जाएगा। तो आपने देखा था जब ऊपर दशमलव था तो आप नीचे जीरो लगाकर दशमलव को शिफ्ट कर रहे थे, अब नीचे दशमलव लगा हुआ है तो हम ऊपर 4 जीरो लगाकर हम दशमलव को शिफ्ट करके यहाँ पर हम लोग ला देंगे। और आप जानते हैं इंटू 1 तो छिपा ही रहता है और इसकी वैल्यू दी गई है। जब इसकी वैल्यू दी गई है तो 10,000 इंटू इसका मान क्या होगा 0.2689 और ये 4 जीरो दशमलव को शिफ्ट कर देगा तो आपका आंसर हो गया 2689, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होते हैं। मतलब 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो हम क्या करेंगे 37 सही 1/2 को हम 1/8 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 का गुणा 37 से करेंगे 74 और 1 75, 75/2
और इसको सॉल्व करने के लिए हम भागा गुणे में बदलेंगे तो आने वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी यानी इन्वर्स हो जाएगी। तो 8 बटे 1 हो गया, 2 चौको 8, तो 75 को गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 300। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया 300। तो देखा जाता है राज्य सरकार की परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। अब चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आप देख रहे हैं 12 सही 1/2 में कितनी 1/4 है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे आप 12 सही 1/2 को आप 1/4 से डिवाइड कर देंगे। तो आप ये देख रहे हैं 2 का गुणा हम 12 में करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग पुनः देखते हैं। आप देख रहे हैं कि 12 सही 1/2 में कितने 1/4 है। तो 2 का गुणा 12 में करेंगे 24 और 1 25, 25/2 हुआ और कितने 1/4 हैं हम 1/4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा 25/2 और जब भागा गुणे में बदलेंगे तो आने वाली संख्या इन्वर्स हो जाती है। तो 2 दूना 4 और 25 दूना 50। इस प्रकार से आपने देखा कि 12 से 1/2 में कितने 1/4 होते हैं 50 होते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं आप कि 0.11 का क्यूब प्लस 0.222 का क्यूब माइनस 0.333 का क्यूब प्लस 0.333 का स्क्वायर इंटू 0.222। तो यहाँ पर देख रहे हैं फार्मूला आप जानते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। आपने अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का जब योग कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। अतः आप डायरेक्ट इस फार्मूले को आप यूज कर सकते हैं यानी इसका मान 3abc हो गया। यानी यहाँ पर 3 फार्मूले में है, एक जगह पर क्या है 0.11 इंटू बी की जगह पर क्या है 0.22 और सी की जगह पर क्या है माइनस 0.333 और यहाँ पर देख रहे हैं प्लस 0.33 का यहाँ पर होल स्क्वायर है इंटू 0.222 3 टाइम्स है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर हम 3 को कॉमन लेकर बाहर ला सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे ये दोनों मान आपस में क्या हो गए बराबर हो गए और यहाँ पर टोटल मान क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। ये आपका मान क्या हो गया 0। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो गया ए। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 1.2 प्लस 1.6 प्लस 1.12 प्लस 1.20 प्लस 1.30 प्लस 1.42 है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। यदि 1/n इंटू n प्लस 1 के फॉर्म में अगर दिया गया है यानी हर को ऐसे दो भागों में फैक्टर किया जाए जिसका अंतर अंश के बराबर हो रहा है तो आप इसे 1/n माइनस 1/n प्लस 1 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। यानी इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। यानी हर को ऐसे दो भागों में फैक्टर किया जाए जिसका अंतर अंश के बराबर हो तो आप इसे 1/n माइनस 1/n प्लस 1 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 1/12 है, हर को ऐसे दो भागों में फैक्टर किया जाए जिसका अंतर अंश के बराबर है यानी 1/3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 4 3 जा 12 भी हो गया और इन दोनों का डिफरेंस अंश के बराबर है तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। नेक्स्ट जैसे 4/21 हो जिसको जो हमको ब्रेक करना हो क्या करेंगे हर को ऐसे तो भागों में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस अंश के बराबर हो एंड 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7।
आपने 3 और 7 को ऐसे दो भागों में ब्रेक किया जिसका अंतर अंश के बराबर है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/3 - 1/7। अभी नहीं खोजना है कि 4 कहाँ गया, आपने 4 को ध्यान में रखकर ही नीचे फैक्टर किया था, अतः आप इसको जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे पुनः आपका 4/21 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने भिन्न को ब्रेक करना जाना। हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखो 1/2 को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7। तो भाई हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक कर सकते हैं। 1/1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6 प्लस 1/6 - 1/7। इस प्रकार देख रहे हैं कि संख्या का मान बराबर हो और चिन्ह विपरीत हो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। तो पहला और टर्म और लास्ट वाला टर्म बच रहा है, यानी 1/1 का मतलब 1 हुआ और माइनस 1/7। इस प्रकार से आपने देखा 6/7 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी सही हो गया। हालांकि ऐसे प्रॉब्लम को आप ऑर्डिनरी तौर से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हर को ऐसे दो भागों में फैक्टर किया गया था जिसका अंतर अंश के बराबर है। तो आपने देखा ये कितने इसकी फ्रैक्शन है, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 6 और लास्ट टर्म क्या है 7। आप ऐसे ही प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले इसका बेसिक जान लेना होगा और ऐसे ही 2 तरह के प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से आप डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी पर आधारित आपके सामने एक क्वेश्चन और आ रहा है। 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस 17/5/184 प्लस 19/8100। यहाँ पर भी आप 1 सेकेंड रुक जाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप 1 सेकेंड रुक जाएंगे, देखेंगे क्या किसी रूल नियम को फॉलो कर रहा है। तो आपने पाया कि 3/4 है, यदि हम 4 को 1 × 4 लिखें तो इसका फैक्टर जो आपने किया इसका अंतर अंश के बराबर हो रहा है। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं 5/36 है, तो हम इसे 4 × 9 के रूप में ब्रेक कर रहे हैं, तो 30 इसका मल्टीप्लाई 36 भी हो गया और इन दोनों का डिफरेंस अंश के बराबर भी हो गया। और साथ साथ सिमेट्री आप पा रहे हैं कि इसका दूसरा टर्म इसका पहला टर्म है, पुनः इसका दूसरा टर्म इसका क्या हो जाएगा पहला टर्म, और ऊपर क्या है 7 है। तो आप देख रहे हैं कि 4 में 5 जोड़ रहे हैं 9 आ रहा है, यहाँ पे 1 में 3 जोड़ रहे हैं 4 आ रहा है। उसी प्रकार में 9 को 7 में जोड़ेंगे क्या आएगा 16। इस प्रकार से आपने देखा बाय सिमेट्री 16 9 144 हो भी गया और इन दोनों का डिफरेंस भी अंश के बराबर है। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे यहाँ पर 19/8100 है, तो आप इसको 81 × 100 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। तो बाय सिमेट्री आप इस संख्या को भी लिख सकते हैं 17/5184 को। जैसे यहाँ आपने देखा इसका पहला टर्म इसका दूसरा हो गया, इसका पहला टर्म इसका दूसरा हो गया, उसी प्रकार से इसका पहला टर्म इसका दूसरा हो जाएगा और अंश में आपका 17 है। और साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि 16 में से 7 हटाएंगे 9 आएगा, 9 में से 5 हटाएंगे 4 आएगा। उसी प्रकार से 81 में से आप 17 को माइनस करेंगे क्या आएगा 64 आ रहा है। अब हम रूल का पालन करते हुए
हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 और प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस डॉट डॉट। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/64 माइनस 1/81 और प्लस 1/81 माइनस 1/100। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब संख्याएं बराबर हो और चिन्ह विपरीत हो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो पहला और लास्ट वाला टर्म बचेगा, इससे कट गया और ये अपने पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पहला और अंतिम बच रहा है 1 माइनस 1/100 इक्वल टू 99/100, यानी आपका आंसर आ गया 99/100। और 99 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.99। इस क्लास में प्रायोरिटी अर्थ देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते रहते हैं। आप इसको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कर लेना है और बार बार आप इस वीडियो को रिवाइज करके आप पुनः देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये आपके राज्य सरकार की परीक्षा टेट की हुई थी, इसमें पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 1 से 1/2 धन 11 से 1/2 धन 111 से 1/2 धन 1111 से 1/2 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 सही 1/2 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1.2 लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं तो आप इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 धन 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 111 धन 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1111 धन 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूर्णांकों को आपस में जोड़ लेंगे। पूर्णांकों को जब आपस में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 1 1 टाइम्स आया है, यहाँ पर 1 2 टाइम्स आया है, यहाँ पर 1 3 टाइम्स आया है, यहाँ पर 1 4 टाइम्स आया है। यानी इस सीक्वेंस में संख्याएं अगर दी जाएं, यानी 1 से लेकर 9 तक किसी भी कोई भी संख्या यदि इस सीक्वेंस में आती है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 1 टाइम्स है, 1 2 टाइम्स है, 1 3 टाइम्स है, यहाँ पर 1 4 टाइम्स है। और जिस संख्या का रिपीटेशन होता है इसको इंटू 1 कर देते हैं और प्लस हर समान होने पर अंश को हम आपस में जोड़ देते हैं। 1 और 1 2 1 3 1 4 4/2 हो गया, तो 2 2 जा 4। और आप देख रहे हैं जब 1234 गुणा 1 में करेंगे तो 1234 ही होगा और प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 1236 हो गया। इस प्रकार से आपने आंसर देखा 1236 हुआ और आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 999 से 1/7 धन 999 से 2/7 इस प्रकार से बढ़ता हुआ 999 से 6/7 पर आ गया है। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक टर्म में यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, प्रत्येक टर्म में यहाँ प्लस छिपा हुआ है। इस प्रकार से आपने देखा पूर्णांक अलग हो गया और भिन्न अलग हो गया। हम क्या करेंगे, पूर्णांकों को आपस में जोड़ देंगे, पूर्णांकों को आपस में जोड़ देंगे। यानी 999 कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम्स आया है। तो हम 999 को हम 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो आप 999 को 6 बार लिख कर जोड़िए अथवा 999 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा। और आप जानते हैं कि हर समान होने पर अंश जुट जाता है। तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21/7 हुआ, तो 7 त्रिके 21। अब यहाँ पर देख रहे हैं 6 9 54 6 9 54 5 59 हासिल 5 आया, 6 9 54 5 59, यहाँ पर प्लस 3 है। इस प्रकार से आपका आंसर 5997 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है 999 सही। आप यहां पर देख रहे हैं 999 सही 98/99 गुणे
99 है। आप 99 गुणा 999 में करेंगे तो आपको 999 के गुणा के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जिससे मान लो कोई संख्या है 58 इंटू 999, तो आप क्या करेंगे, आप 58 को बेस बना लेंगे और जितनी बार 9 आया है हम इससे आगे उतने 0 लगा देंगे और जिसको आपने बेस बनाया है इसको 58 का कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। जो इसका मान आएगा इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। पुनः एक और अंक को देख लेते हैं। मान लो कोई संख्या है 497 इंटू 999, तो 99 के अलावा जो दूसरा टर्म है उसको हम लोग बेस बनाते हैं। तो देख रहे हैं कि 497 आपका बेस बन गया और जितने बार 9 आया होगा उतने 0 लगा देंगे और जिसको आपने बेस बनाया है उसको आप माइनस कर देंगे। तो जो इसका मान आएगा इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो आइए इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों टर्म 9 के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, एक 999 को बेस बनाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 999 है तो हम इससे आगे 000 लगा देंगे और जिसको बेस बनाया है उससे क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। अब इस प्रकार जो इसकी वैल्यू आएगी इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगी और अंश को आप जोड़ देंगे और प्लस 98 हो जाएगा और अपान 99 यहाँ पर इंटू 99 है। तो 99 और 99 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं -99 प्लस 98 है और इनमें से घटाने के बजाय हम इसको सॉल्व कर दें तो हमारा प्रॉब्लम आसानी सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 99,000 -99 प्लस 98 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, घटाने पर 9,9,989। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 98,999। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर उसी पैटर्न पर पुनः एक सवाल आ गया आपके सामने। 1/5 प्लस 999 होल 494 अपान 495 इंटू 99। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर देखे जाते हैं परीक्षाओं में। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो आप बेस क्या बनाएंगे, 495 या 999 है, हम इससे आगे 000 लगा देंगे और जिस संख्या को आपने बेस बनाया है आप उसी को माइनस कर देंगे, -495। अभी ऊपर वाले जोड़ना बाकी है, आप प्लस 494 अपान 495 इंटू 99। तो आप देख रहे हैं इस 99 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जा रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसका भी हर 5 है, इसका भी हर 5 है, तो हर समान होने पर हर को लिखेंगे और अंश को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 है प्लस है, साथ साथ ये भी दिख रहे हैं इसमें से इसको घटाने के बजाय इसको हल करना आसान है। तो 495,000 और -495 और प्लस 494 माइनस का हो गया 1। और दिए गए समीकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह हो अपनी सुविधा अनुसार पहले जोड़िएगा अथवा घटाइए, मान में कोई अंतर नहीं होता है। तो हमने देखा कि इसको और इसको जोड़ने के बजाय आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पुनः नहीं माइनस करेंगे, यहाँ +1 है, यहाँ पर -1 है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम सीधे इसको डिवाइड कर देंगे, 5 9 45 5 9 45 000। अब इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 99,000 आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा कि 0.5444 इन्फिनिटी तक जा रहा है को साधारण भिन्न में व्यक्त करना है। आपने स्टार्टिंग में ही इस सवाल को सॉल्व किया गया था, तो आप जानते हैं कि 0.5444 अनंत तक जा रहा है। कौन सी संख्या अनंत तक जा रही है,
जो संख्या अनंत जा रही है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपने देख लिया था। ऐसे प्रॉब्लम क्या, यही सवाल ही सॉल्व किया गया था। आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 लोग बाद एक ही संख्या बार है, हर में एक ही 9 लगेगा, और 10 लोग आगे जितने संख्याओं पर बार नहीं है 9 के आगे 0 लगा देंगे। और इस प्रकार से पॉइंट और बार आपका हट गया, और साथ साथ जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम माइनस कर देते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ गया, 49/90। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भिन्न इस टाइप के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, नीचे से सॉल्व करते ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 11 33, 33 और 6 39, 39/11, यानी 2/2 धन 2/39/11 गुणे 0.39। अब यहाँ पर देख रहे हैं 11 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये सिम्प्लीफिकेशन का रूल है, आपको मालूम होना चाहिए। ये कोई संख्या ए को हम b/c से डिवाइड करते हैं, ए को हम b/c से डिवाइड कर रहे हैं, तो सी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। इस प्रकार से आपने देखा ये c/का हो गया b। साथ साथ और भी देखिए, अगर a/b को हम c से डिवाइड करते हैं तो c b के पास शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा a/bc। और साथ साथ इसको भी देखिए, यदि a/b को c/d से डिवाइड किया जाता है तो d a के पास शिफ्ट हो जाएगा और c b के पास शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ad/bc। अन्य छोटी छोटी बातें हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब इस प्रकार से ऊपर शिफ्ट हो गया तो आपने देखा 2/2 प्लस 11 के गुणा 2 में करेंगे क्या होगा, 22 एंड 22/39 इंटू 0.39। यानी आप इसको आप डिवाइड करेंगे, अथवा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी बाई 1 छिपा रहता है, इसके आगे 2 अंक है, 2 0 लगा देंगे, ये दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 39 क्या हो गया, कट गया। अब आप 100 को गुणा 2 में करेंगे 200, और 200 को 22 में जोड़ेंगे तो आपने पाया 2/222 क्या हो गया, 100। ऐसा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा 200 क्या हो गया, 222। आपका आंसर हो गया 200/222, अथवा आप इसको कह सकते हैं 100/111। अंश हर 2 से कट रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें से कोई भी आंसर आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं 30/48 को इस प्रकार से लिखा गया है। अब यहां पर कहा गया है a + b + c का मान क्या होगा। हम 13/48 को हम इस फार्म में हम लोग तोड़ेंगे, तो आइए इसको तोड़ा जाए। यदि अंश और हर में हम 13 से भाग दें तो अंश में 1 हो जाएगा, यहाँ पर 48/13 हो जाएगा। अब पुनः हम क्या करेंगे, 48 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, तो 1/, आप देख रहे हैं कि 33/39 और प्लस आपका 9 शेष आएगा, बटे क्या हो जाएगा 13। अब पुनः हम 1/3 प्लस पुनः अंश और को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1/13/9 आ गया। हम पुनः क्या करेंगे 1/3 प्लस 1/, हम पुनः 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 होल 4/9 हो जाएगा, यानी 1 + 4/9 हो गया। अब हम पुनः इसको हम लोग 1/3 प्लस 1/1 प्लस पुनः इस 4 को हम शिफ्ट कर देंगे, पुनः अंश हर में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1/9/1
4 हो गया। अब प्लस जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4 2 8 और 2 धन 1/9 हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा, सॉरी यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 होगा, अपान 4 हुआ। अब इस प्रकार से आप इसको तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद आप पा रहे हैं यहाँ पर a का मान क्या है 3, यहाँ a का मान क्या है 3 है, तो a का मान हो गया 3 और यहाँ पर b का मान यहाँ पर क्या है 1 हुआ और यहाँ पर c का मान जो है क्या हो गया 2 हो गया। तो c इक्वल टू क्या हो गया 2। इस प्रकार से आपने देखा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 + 1 + 2 बराबर 6 हो गया। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो गया ए सही हो गया। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दिए गए भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने देखा था, तो आइए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कौन सी भिन्न इसमें सबसे बड़ी है। तो 7 दूना 14 और 9 त्रिके 27, तो 14 से बड़ा 27 हो गया। हम छोटे को छोड़ देंगे, बड़े को लेके आगे बढ़ेंगे। 7 चौको 28, 13 39, 4/13 से बड़े 3/7 हो गया। फिर 7 छके 42, 11 33, 33 से बड़ा 42 हो गया। अतः 3/7 क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अब 6/11 को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो 11 सते 77 और 9 छके 54, 54 से बड़ा 77 हो गया। छोटे घटा देंगे, आपकी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई 7/9। दूसरा भी तरीका आपने देखा था कि सभी के अंश में हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 30/7, 20/9, 40/13, 6/60/11 और 70/9। तो हम हर से सब डिवाइड करते हैं तो मान को हम पूर्णांक में रखते हैं। तो 7 चौको 28, 9 दूना 18, 13 39, 11 25 55, यहाँ पर 9 सत्ते 63। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मान 7 आ गया, अतः सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गया 7/9 आपका आंसर हो गया। तो आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखा गया है कि दिए गए भिन्नों में से सभी भिन्नों को आरोही क्रम में ले तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। साथ साथ हम दूसरा तरीका भी हम लोग देख लिए हैं, सभी भिन्नों के अंश में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, यहाँ 50 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा। यहाँ पर 30 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा। यहाँ पर 4 टाइम्स आएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स आएगा और यहाँ पर 5 टाइम्स आएगा। तो आप देख रहे हैं जब आरोही क्रम में ले रहे हैं तो चौथी भिन्न पूछी गई है। तो यहाँ पर किसमें कितनी भिन्न है 1 2 3 4 5। तो सबसे बड़ी भिन्न 6/11 है और चौथे स्थान पर 2 भिन्न आने की संभावना है 2/5 और 4/9 में से कोई भी एक भिन्न आ सकती है। क्योंकि दोनों का पूर्णांक का मान क्या है 4 आया है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे इसमें कौन बड़ी भिन्न है। जो बड़ी भिन्न होगी वही हमारे चौथे स्थान पर भिन्न आएगी। तो 5 चौको 20, 9 दूना 18, 18 से बड़ा 20 हो गया। अतः 4/9 जो भिन्न है ये चौथे स्थान पर आएगी। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं किसी संख्या को 3/14 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 3/4 से गुणा कर दिया गया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक रहा तो
वह संख्या क्या है, सॉरी यहाँ पर 98 नहीं रहेगा, क्या होगा वह संख्या क्या है। तो आप इसको बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, एक्स मान के भी लगा सकते हैं, बगैर एक्स मान के भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मान लेते हैं वो संख्या मान लीजिए एक्स है और उसको 3/14 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कहा गया उसी अनुसार से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, यानी आपका आंसर आ गया 3x/14। यदि आप उस संख्या x में 3/14 से मल्टीप्लाई न करके यदि आप 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर तो फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको जो मान है 3x क्या आ गया, 4 आ गया। आप देख रहे हैं जो गलत उत्तर आ रहा है सही उत्तर से कितना अधिक है, 150 अधिक है। इस प्रकार से आप गलत उत्तर में से जिसका मान जो ज़्यादा आ रहा है गलत उत्तर में से सही आप आंसर को माइनस कर देंगे, जो अंतर आ रहा है वो सही उत्तर से क्या है 150 अधिक है। अब ये इसका मान जो आएगा आपका आंसर होगा। तो देख रहे हैं कि 4 और 14 का एलसीएम का होगा 28, तो 4 से 28 7 के 21x, 14 दूनी 28 2 6x बराबर 150। साथ साथ आप देख रहे हैं 21x में से 6x जा 15x बटे 28 बराबर 150। आप 15 से उसको डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स आएगा, और इस प्रकार से x का मान निकालने के लिए अब 28 गुणा 10 में करेंगे तो 280 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा वो संख्या क्या है 280 है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। आते हम लोग नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं भिन्न संबंधीय प्रॉब्लम है। ये किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार से बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गायें, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गायें, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गायें तथा चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती हैं। तो n का मान क्या होगा, यानी किसान के पास गायों की संख्या कितनी है n है, वो अपनी n गायों को 4 पुत्रों में डिवाइड कर रहा है। तो बड़े पुत्र को कितनी गायें दिया, कुल गायों को आधा, दूसरे पुत्र को कुल गायों का 1/4, तीसरे पुत्र को कुल गायों का 5वां भाग, और चौथे पुत्र को 7 गायें दी जा रही हैं। यानी किसान ने अपनी n गायों को 4 पुत्रों में डिवाइड कर दिया, यानी चारों पुत्रों को दी गई कुल गायों की संख्या प्रारंभ में किसान के पास गायों की संख्या के बराबर है। अब n का मान जो आएगा तो प्रारंभ में किसान के पास गायों की संख्या की वैल्यू निकल जाएगी। n बराबर 2 4 5 का एलसीएम का होगा 20, यहाँ पर आपका 2 से डिवाइड करेंगे 10n, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 टाइम्स जाएगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 4n प्लस 7। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं n इक्वल टू 10 5 15 4 19 n/20 प्लस 7। अब क्या करेंगे n का मान निकालने के लिए हम इसको राइट से लेफ्ट लाएंगे तो माइनस होएगा, जब माइनस होएगा तब यहीं पर हम लोग अंतर ले लेते हैं, 20 से गुणा n में करेंगे तो 20 n, अब 20 n में से 19 n जा, अथवा ये थोड़ा एक बार देख लें 19 n बटे 20 बराबर 7 हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 से गुणा जब n करेंगे तो 20 n में से 19 n जा, आप देख रहे हैं 1 n यानी n बटे 20 बराबर क्या हो गया 7, और तो n इक्वल टू आपका हो गया 27 जा 140 आपका आंसर हो गया। यानी प्रारंभ में किसान के पास गायों की संख्या कितनी थी 140 थे, आपका आंसर हुआ। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है, तो उसके पास 1470 रुपये की बचत होती है, तो उसका वेतन कितना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं माना व्यक्ति का वेतन x है
माना व्यक्ति का वेतन x है, यदि अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए पर दे रहा है, इसका अर्थ यह हुआ 5 इकाई में से 2 इकाई मकान किराए पर दे दिया, तो 5 इकाई में से 2 इकाई दे दिया, कितना बचा? 3 इकाई, यानी कुल वेतन का 3/5 बचा। अब कह रहा है शेष का मतलब जो बचा है उसका का मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, और इसका शेष का 3/10 भाग खाने पर 3/10 भाग खाने का मतलब 10 इकाई में से 3 इकाई खा गया, तो 10 इकाई में से 3 इकाई खा गया, कितना बचा? 7 इकाई, यानी 7/10 भाग बचा। फिर कह रहा था तथा शेष का, यानी जो बचा है उसका मतलब मल्टीप्लाई 1/8 भाग यात्रा पर खर्चा कर रहा है। 1/8 भाग खर्चा करने का मतलब क्या हुआ? 8 इकाई में से 1 इकाई यात्रा पर खर्च कर दिया, तो 8 इकाई में से 1 इकाई खर्चा कर दिया, तो 7 इकाई बचा, तो किसका बचा? 8 का बचा। इस प्रकार से व्यक्ति अपने वेतन का विभिन्न मदों पर खर्च करने के बाद x का 3/5 का 7/10 का 7/8 भाग बचा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1470 के बराबर है। तो आप देख रहे हैं बाएं और दाएं पक्ष में संख्या मल्टीप्लाई के रूप में दी गई है। असर जहाँ करते हैं काट देंगे, तो 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 7 एकम 7 0, 7 से पुनः काटेंगे 7 त्रिक 21 0, यहाँ पुनः 3 से काटेंगे तो 10 टाइम्स आएगा। अब इस प्रकार से आपने देखा x इंटू, अब 8 25 40 दाम में 400, तो 1/400 बराबर 10 हुआ। अब x बराबर क्या हो गया? 4000 हो गया। इस प्रकार से व्यक्ति का जो वेतन है क्या है? 4000 के बराबर हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने दशमलव भिन्न की बेसिक बातों को देखा, और साथ साथ आपने देखा इस चैप्टर पर आधारित किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग पुनः इस वीडियो को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और राज्य सरकार की परीक्षाओं में अथवा सी ग्रेड की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दशमलव भिन्न के, उससे संबंधित आपका क्वेश्चन कंप्लीट रूप से दे दिया गया। दशमलव भिन्न के चैप्टर से इससे बाहर का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा सकता है। ये शुभ आशीर्वाद के साथ साथ हम पुनः अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।